हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और ये नोट्स नंबर 3 है क्लास 10th के चैप्टर 6 का लाइव प्रोसेसेस का। ये बहुत लेंदी लेसन था और इसमें मैंने काफी वीडियोज अपलोड किए हैं। और ये वीडियो जो है आपका नोट्स का है। और इसके पहले 2 वीडियोज मैंने नोट्स के लिए रिलीज कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, और ये तीसरा वीडियो है। और इसके बाद जो है हम आगे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे बोर्ड के, जो बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, और हम आपके सामने ही उसको सॉल्व करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा और उसकी तैयारी आप कर लीजिएगा। तो इसमें हम स्क्रीन शेयर करेंगे और हम देखेंगे नोट्स को, और नोट्स आप समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमें यहीं से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम तक कर लिया था, हमें ट्रांसपोर्टेशन से करना था। तो हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड द हार्ट। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि लिक्विड, सेमी लिक्विड, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। फिर उसमें ढेर सारे उसके ऑर्गेनेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी है, और इनका अलग अलग फंक्शन है। और प्लेटलेट होता है। तो प्लाज्मा जो है वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा जो है, मैं थोड़ा सा इसको स्पॉटलाइट को यूज कर ले रही हूँ। प्लाज्मा फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ले जाता है, और आरबीसी जो है ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो माइक्रोब्स और हार्मफुल जो माइक्रोब्स है उसको किल करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है तो आपके टेस्ट में डब्ल्यूबीसी का जो लेवल है वही चेंज होता है। प्लेटलेट आपको ब्लड क्लॉट में जरूरी होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा। और इसी वजह से डेंगू में प्लेटलेट की प्रॉब्लम जब होती है तो पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि प्लेटलेट उनकी बॉडी में नहीं होता है जो ब्लड को क्लॉट करे। फिर इसके बाद जो है आर्टरीज। आर्टरीज जो है थिक वॉल्ड होती है, कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट। थिक वॉल्ड है, क्यों थिक वॉल्ड है मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और ये प्योर ब्लड को ले जाती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में, हार्ट से निकल के बॉडी पार्ट में जाना है। आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है, मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। दे आर थिक वॉल एंड डू नॉट हैव वाल्व्स, और इनमें वाल्व्स नहीं होता है। वेन कैरी इम्प्योर ब्लड। जब विन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जैसे उसने लिया, और उसमें जो है आपका विन में क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर है। और ये ब्लू कलर से दिखाया जाता है डायग्राम में, और आर्टरी रेड कलर से। कैपिलरीज आर वेरी नैरो एंड ब्लड वेसल्स। आपको पता है कि वीन और आर्टरी जो है हर बॉडी पार्ट में तो गए, पर हर सेल तक जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो ब्रांच निकल जाती है उनकी ढेर सारी। तो वो कैपिलरीज है जो कि हर सेल तक जाके प्योर ब्लड पहुंचा रही है, और फिर वहां से इम्प्योर ब्लड को वापस ला रही है। ये आपका हो गया। अगला हमारा है ये हार्ट का पिक्चर है। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हैज 4 चैम्बर, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। आप देखिए, चैम्बर नंबर 1, चैम्बर नंबर 2, चैम्बर नंबर 3 एंड चैम्बर नंबर 4। 4 चैम्बर है। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। Since the ventricles pump blood to the different organ, its wall are thicker than the artery. वेंट्रिकल क्या करता है? डिफरेंट पार्ट में ये ब्लड यहाँ से पंप होता है, तो इसीलिए ये कैसा है? थिकर होता है। इसका पार्ट क्या होता है? थिक होता है। ठीक है, ये आर्टरी से भी थिक होता है, देख सकते हैं आप, आर्टरी से भी थिक होता है। और द राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड। ये सेप्टम से सेपरेट होता है ताकि प्योर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है, आपको पता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। राइट साइड में इम्प्योर होता है, तो ये सेप्टम दोनों को सेपरेट करता है। ठीक है। और अपने ही अगर लेफ्ट साइड में ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट 2 चैम्बर है, जिसको कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बोला, तो इसके बीच में वाल्व होता है। आप ये देखिए, ये वाल्व है। ये वाल्व जब नीचे की ओर ब्लड आ जाता है लंग से होके, तो ये वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि वो ब्लड बैक फ्लो ना करे, ऊपर ना जाए। तो 2 लेफ्ट और राइट को डिवाइड करने के लिए सेप्टम है, और ऊपर और नीचे को डिवाइड करने के लिए वाल्व है।
ये मैंने सारे बता दिए हैं, बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अब ये देखिए ये टोटल स्ट्रक्चर है। ऑर्टा जो है, ये ऑर्टा है, ब्लड को जो लेके जा रहा है बॉडी पार्ट में, और ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लाती है लंग से। इसके लिए आप एक्सप्लेनेशन सेक्शन में जाके आप देख लेंगे। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। पल्मोनरी वेन कहाँ से लेके आ रही है? पल्मोनरी वेन देखिए एंट्री दिखा रहा है इसमें, लंग से लेके आ रही है प्योर ब्लड। और ये क्यों पल्मोनरी वेन कहा जाता है, इसको मैंने अपनी पिछले वीडियोस में दिखाया है, आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। और इसको क्यों पल्मोनरी आर्टरी बोला जाता है, तो आप देखिए ये वाल्व है यहाँ पे, ये राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम को भी वाल्व सेपरेट कर रहा है, सेम लेफ्ट पार्ट के ऊपर नीचे पार्ट को भी सेपरेट कर रहा है, और बीच में सेप्टम होता है, ठीक है। और ये आपका जो है डबल सर्कुलेशन की पिक्चर है। डबल सर्कुलेशन मतलब कैसे हेड और आर्म से, ये देखिए कैपिलरीज है, हेड और आर्म से कैसे ये ब्लड तो हार्ट में ही आना है, प्योर ब्लड। जैसे देखिए यहाँ से कैसे जा रहा है, ऊपर वाले पार्ट में, नीचे वाले पार्ट में भी गया, और नीचे वाले किडनी वगैरह में भी गया, और नीचे वाले पार्ट में गया। तो ये डबल सर्कुलेशन का भी है कि एक बार ब्लड जो है यहाँ से पंप होके यहाँ तक आया, फिर यहाँ से निकल के लंग्स तक गया, तो ये डबल सर्कुलेशन होता है जो हमारे बॉडी पार्ट में हो रहा है। तो ये सारा उसका डायग्राम है। अगला है वर्किंग ऑफ द हार्ट। व्हेन द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स ऑक्सीजनेटेड, जब लेफ्ट आर्टरियम जब रिलैक्स करता है, जब ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट मैं जरा स्क्रीन मिररिंग हो रही है, मैं आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं उसको सही कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है यहाँ पे। तो लेफ्ट साइड में जब ब्लड लंग से लेफ्ट साइड में आया तो आर्टरियम में, पहले ऊपर वाले चैम्बर में गया तो उसको आर्टरियम बोला, फिर वहां से वाल्व को से होते हुए वो नीचे गया, वाल्व जब क्लोज हो गया वो वेंट्रिकल में गया नीचे। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, चूंकि लंग से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है वो पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। क्यों आ रहा है, पीछे वाले वीडियोस देखेंगे। उसके बाद वो ऑर्टा से होते हुए, आर्टरी से होते हुए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, रिलैक्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। जब हम प्रेशर लगाएंगे तभी तो ब्लड बाहर की ओर जाएगा, रिलैक्स करेंगे तब तो अंदर की ओर आया। आपने पिचकारी में कलर भरा, जब उसको आप प्रेशर लगाएंगे तभी तो बाहर जाएगा, ठीक है। द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड अंदर गया, लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपैंड हो गया, क्योंकि उसके अंदर ब्लड जा रहा है, तो जिसके अंदर आप भरेंगे वो एक्सपैंड होगा। और जब ब्लड निकालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपने प्रेशर लगा दिया उसको निकालने में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप आउट थ्रू द ऑर्टा, ऑर्टा से ये पंप आउट होके आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी सेल्स में कैपिलरी के थ्रू चला गया। आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द राइट आर्टरियम। अब वीन ने क्या किया, उसी कैपिलरी जो है वीन से भी ज्वाइंट है, आधी कैपिलरी तो एक साइड की ऑर्टा से ज्वाइंट है, अब वहां जाके फिर वही कैपिलरी दूसरी कैपिलरी वीन से ज्वाइंट है। तो उसने क्या किया, वेस्ट ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल है, उसको लेके वीन ने क्या किया, राइट साइड, ये राइट साइड है, राइट साइड वाले पार्ट में उसको आर्टरी में डाल दिया, और आर्टरी ने फिर वेंट्रिकल में डाला, और आर्टरियम में डाला, फिर आर्टरियम ने वेंट्रिकल में डाला, और फिर वहां से वो लंग्स में चला गया प्यूरिफिकेशन के लिए। तो ऐसे होता है। देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ब्लड पंप टू द लंग्स। एंट्री हमेशा आर्टरियम में होगी, पर एग्जिट कहाँ से हो रहा है, वेंट्रिकल से, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी जो है क्यों बोलते हैं, इसके लिए आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखिए। In the lungs, carbon dioxide is removed and oxygen is absorbed, and oxygenated blood again enter the left atrium. Since the blood flow through the heart twice in one cycle, हार्ट में डबल हो रहा है ना, एक बार तो गया लंग से गया एक साइड से, फिर हार्ट में आया, फिर सेल ने यूज कर लिया, फिर से हार्ट में जाके लंग्स में जा रहा है, तो इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटर। अब लिम्फ क्या है, आर्टरीज के बीच में जो सेल्स के बीच में गैप होता है, तो उसमें से प्लाज्मा इंटरसेलुलर स्पेस में निकलते जाता है, तो वो लिम्फ होता है। और लिम्फ क्या करता है, फैट का ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फैट का, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में होता है। लिम्फ कलरलेस होता है, ब्लड की तरह रेड नहीं होता है। लिम्फ वेसल्स एंड ज्वाइन इनटू लार्ज वेन्स। Lymph transport digested fat and drain excess fluid from the intercellular space
back into the blood. It contains lymphocytes which kills germ and protect the body. और lymphocyte हमारा lymph से निकलता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म से। तो ये आपने देखा। अब हमारा अगला है द हार्ट इन मैमल एंड बर्ड है 4 चैम्बर। मैमल, बर्ड, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। Bird have 4 chambers and the right and left side of the heart is separated by septum. This prevents mixing of oxygenated blood. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature. इनको body temperature maintain करने के लिए ज्यादा energy चाहिए. The heart in amphibians and reptiles have 3 chambers and allow some mixing of oxygenated and deoxygenated blood because they do not use energy to maintain their body temperature क्योंकि their body temperature is the same as the temperature of surrounding. इनको पता है, इनको body temperature maintain cold blooded और warm blooded animal आपने पढ़ा है, तो इनको body temperature maintain करने के लिए blood का circulation का उतना ज्यादा use उसमें mix होता है तो भी problem नहीं आती है. The heart of fishes have only 2 chambers and blood is oxygenated in the gills. और इनका गिल्स में ऑक्सीजनेटेड होता है ब्लड, गिल्स से लेते हैं और वहीं से ऑक्सीजनेटेड होता है. ये फिश का है, देखिए ये आपका एम्फीबियंस का है, ये आपके 10th में नहीं है इसलिए इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. अब आपको ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल कैसे है. इन प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यू. कंडक्टिंग टिश्यू को वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट. जाइलम यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है. क्यों करता है ये मैंने बताया है, क्योंकि उसको जो है रूट से सारे पार्ट में ले जाना है तो यूनिडायरेक्शनल ही होगा. पर फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और फूड लीफ में कहीं भी बन सकता है, किसी भी लीफ में. ऊपर की लीफ में भी बनेगा तो नीचे आएगा, अगर नीचे की लीफ में बना तो ऊपर जाएगा. तो इसीलिए फ्लोएम यूनिडायरेक्शनल है और मल्टी डायरेक्शनल है. और जाइलम यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि रूट में ही पानी एब्जॉर्ब होता है. रूट सबसे नीचे का पार्ट है प्लांट का, इसीलिए जाइलम केवल ऊपर जाता है. और जाइलम के क्या है, जाइलम के 2 पार्ट्स है, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिड्स. वाटर एंड मिनरल एंटर द रूट बाय डिफ्यूजन. डिफ्यूजन से वाटर और मिनरल जो है रूट में एंटर करता है. देन ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, और ट्रांसपीरेशन से जब सक्शन प्रेशर लगता है तो पानी ऊपर जाता है. और कभी कभी रात में रूट प्रेशर से ही पानी चला जाता है. पर जब प्लांट बहुत बड़ा है, ऊपर वाले लीफ में पानी जाना है तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से जाता है. ट्रांसपीरेशन जितना होगा वाटर उतना ही फुल होगा. पर छोटे प्लांट में रूट प्रेशर से भी चला जाता है. ये देखिए ये आपका अगला है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इसमें आपको ट्रैकिड का देखिए, ये लॉन्ग चेन ट्रैकिड जो है बना रहा है. वेसल्स एलिमेंट स्पेशलाइज फॉर, वेसल्स है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए है. फाइबर सेल स्पेशलाइज फॉर सपोर्ट के लिए है. इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है. अब हम फ्लोएम का देखेंगे. फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसमें 2 होते हैं. इस जब फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन. ध्यान रखिए ट्रांसलोकेशन होता है, इसका अलग डेफिनेशन है. द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन. कंपेनियन मतलब जो कंपनी दे, हेल्प करे, तो कंपेनियन सेल होता है हेल्प के लिए. फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड टू द जाइलम बाय द एनर्जी. फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसफर्ड to the xylem by the energy ATP molecule due to osmotic pressure of water enter the phloem and help in transport of food. मतलब वो लिक्विड फॉर्म में फिर होके फिर जाता है. तो ये कंपेनियन सेल है, इतना आपको पढ़ना नहीं है. फिर आपका अगला है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस by which waste product produced during metabolic activity. या तो हम फूड में पॉइजनस चीजें खा ले रहे हैं, नाइट्रोजन वाले पॉइजनस चीजें, उसको भी निकलना है. दूसरा हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हमारे बॉडी में हो रही है उसमें जो वेस्ट निकला तो लिक्विड फॉर्म में, तो वो एक्सक्रीशन होता है. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द सेल्स इनटू सराउंडिंग बाय डिफ्यूजन. यूनिसेलुलर में मैंने बताया कि एक ही सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तो वो डिफ्यूजन से निकल जाता है. पर हमारा सेल क्या है, बहुत ज्यादा सेल्स है और सब कवर है एक दूसरे से, स्किन से कवर है, तो वहां पे डिफ्यूजन नहीं होता है.
तो हमारा स्पेसिफिक ऑर्गेन जो ऑर्गेन है वो हमारे बॉडी में होता है, यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट, वो हमारी बॉडी में होता है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि किडनी वगैरह है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट आपको क्या है, ये किडनी है। और ये देखिए किडनी जो है क्या है, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, दो किडनी होती है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की ओर है, आपने देखा है वहां तक बॉडी के दूसरे पार्ट जो है हार्ट वगैरह आ जाते हैं, वहां तक एक्सटेंड होते हैं, इसलिए नीचे हो जाता है। और ये दो पाइप से लेफ्ट यूरेट्रा राइट यूरेटर से जुड़ा हुआ है, जो कि यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा से फिर ये धीरे धीरे बाहर निकलता है। यूरेथ्रा जो है आपका सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। यूरिनरी ब्लैडर आपका एक क्या है, आपका स्टोरिंग थैला है जिसमें स्टोर रहता है। और जब हमें टॉयलेट आती है तो अर्ज होता है कि हम टॉयलेट जाएं, और फिर ये यूरेथ्रा से बाहर आ जाए। देखा आपने, इसमें दो किडनी है, दो यूरेटर है, यूरेथ्रा एक ही है जहां स्टोर हो रहा है, दोनों आके यूरेथ्रा पे मिलते हैं और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देखिए द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर लिखा है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ईच किडनी है नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, और हर किडनी में नेफ्रॉन होता है। फिल्टर जो है, किडनी जो है फिल्टर का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम, मतलब प्योर चीजें इसने रख ली और नाइट्रोजनस वेस्ट और जो वेस्ट है उसको बाहर यूरिन के साथ बाहर कर लिया। और मेनली ये यूरिन और यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर करता है, क्योंकि ये दोनों नाइट्रोजनस वेस्ट है और हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। बट ये प्लांट के लिए यूजफुल है, प्लांट के लिए फर्टिलाइजर का काम करते हैं। आप देखिए क्या कोई इंसिडेंट है कि प्लांट के लिए जो यूजफुल है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इसीलिए हम एक दूसरे पे डिपेंड है। और हमारा फिर अगला है, ये देखिए सॉरी ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इतना आपको पढ़ना नहीं है इसलिए इसको आप ध्यान नहीं देंगे। ये आपका नेफ्रॉन है, ये बोमेंस कैप्सूल है जिसमें कि सब आपको जो है रीनल आर्टरी, जो आर्टरी प्योर ब्लड लेके आ रही है किडनी में उसको रेनल आर्टरी बोलते हैं, स्पेशल नाम दिया है। और इम्प्योर ब्लड को जो लेके जाता है उसको रेनल वेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले है, ब्रांच ऑफ रेनल वेन, इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है प्यूरिफिकेशन के बाद। और ये जो है आपको रेड जो है यहाँ पे आ रहा है प्योर ब्लड। अब इसमें से भी इसने क्या किया, इसमें इंपॉर्टेंट चीज को एब्जॉर्ब कर लिया किडनी में, बाकी को ये यूरिन के फॉर्म में बाहर भेज दे रहा है। और ये कलेक्टिंग ट्यूब है जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक फिल्टर जैसा काम करता है। अब हमारा नेफ्रॉन का देखेंगे। ईच नेफ्रॉन हैज अ duct cup like structure called Bowman's capsule containing a bundle of capillaries called glomerulus. The Bowman's capsule laid into tubular structure which join into a collecting duct. The renal artery bring the nitrogenous waste like ammonia, urea, uric acid, urine, ये सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है और लेके आता है विथ एक्सेस वाटर सॉल्ट etc इनटू द नेफ्रॉन में आता है। इट फिल्टर द नाइट्रोजनस वेस्ट water and salt which passes through the tubular structure into the collecting duct. The waste then passes through the ureter, बाकी collecting duct में चला गया प्योर, बाकी जो है passes through the ureter into urinary bladder में फिर इसको भेज दिया जाता है। ये नोट्स है, आप याद रखिए, एक्सप्लेनेशन नहीं है। The useful product like ammonia acid, glucose, salt etc are reabsorbed by the capillaries around the tubular structure and goes into the रीनल वेन। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होके और बाकी जो है रीनल वेन में चला गया। एक्सप्रेशन इन प्लांट द गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आपको पता है प्लांट में भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है जो उसके लिए वेस्ट है, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन उसके लिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट है, वो हमारे लिए यूजफुल है। बट जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकला उसको प्लांट ने क्या किया, उसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया। किसमें? रेस्पिरेशन में यूटिलाइज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, अब वो कैसे निकल रहा है, ये स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज से डिफ्यूजन से निकलता है। एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा से एक्सेस वाटर भी निकल गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और उसी प्रोसेस को हमने ट्रांसपीरेशन बोला जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर कूल रहता है।
तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, ठीक है, और उसी ऑक्सीजन को ये प्लांट अपने रेस्पिरेशन में यूज कर ले रहा है और जो बच रहा है वो एटमोस्फेयर में दे रहा है, तो वो हमारा लाइफ है, हम उसको ब्रीथ करते हैं। फिर some waste products are stored in the leaves and removed when the leaves dry and falls off. Some waste products are stored in vacuole, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो उसके प्लांट के वैक्यूल में होते हैं, इसलिए वैक्यूल उसके बड़े होते हैं। Some waste products like gum और रेजिन, तो आपको पता है कैसे आप प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है स्टोर होता है और हम उसको यूज करते हैं। In the old xylem cells, some waste products are removed through the roots, और कुछ तो रूट से भी निकलते हैं, तो ये आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स है। तो ये आपका नोट्स था, इंपॉर्टेंट नोट्स था, इसमें मैंने एक्सप्लेन भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरे एक्सप्लेनेशन वाले सारे सेक्शन में जाइए और एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है देन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।